Hey everyone, welcome back to my channel Pinnacle Prep, and today we are going to start with our new chapter of the Exam Warrior series. आज दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम वॉरियर सीरीज का और द चैप्टर नेम इज लाइफ प्रोसेसेस एंड इट्स अ पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर हम 4 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। 4 पार्ट्स में चैप्टर कवर होगा लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, बहुत छोटे पार्ट्स होंगे, 40 मिनट्स तक के या 40 to 45 मिनट्स तक के ही पार्ट होंगे, इससे ज़्यादा के पार्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। और एक बात और कि आपको 10th क्लास अगर आप यहाँ पर नए हैं तो मैं बता दूँ, आई एम इंशा खान। ठीक है, एंड आई विल बी योर गाइड ऑन दिस जर्नी। एंड मैं यहाँ पर सारे चैप्टर्स इस सीरीज में, एग्जाम वॉरियर सीरीज में, आपको सारे चैप्टर डिटेल में कवर अप करवा रही होंगी। एंड मेरा एस्टिमेट लगा है कि मैं 15 नवंबर तक आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको जितना भी डिटेल में पढ़ना है तो आप इसी सीरीज में पढ़ने वाले हैं पूरे डिटेल में। आपको बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी एक नई वीडियो आए। और साथ ही साथ सॉरी, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो समझ आए। और आपको साथ में यहाँ पर PYQ सीरीज भी यहाँ पर जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, और PYQs के साथ साथ आपके PYQ के साथ साथ आपकी वन शॉट सीरीज भी आ जाएगी। लेकिन पहले हम डिटेल में कंप्लीट कर लें फिर इसके बाद, और मैं कोशिश ये करूंगी डिटेल में कंप्लीट करते करते के साथ साथ ये दोनों सीरीज में स्टार्ट कर दूं। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। चैप्टर का नाम जैसे कि क्या है, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का नाम है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि लाइफ मतलब क्या होता है, जिंदगी। और जिंदगी के कुछ प्रोसेसेस यानी ऐसे बेसिक चीजें जो कि आपको जिंदा रहने में, एक्टिव रहने में, या आपको ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में, टू स्टे हेल्दी आपको मदद करती हैं। ठीक है, तो उन वो होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन लिखूंगी यहाँ पर तो लिखूंगी मैं द बेसिक फंक्शंस। मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, वैसे नोट्स मैं देती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, बट फिर भी मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अ, 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 तो ऐसे बेसिक फंक्शन जो कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो कि उसको इस दुनिया पर अपनी लाइफ मेंटेन कर सके और अपना हेल्दी रह सके, जिंदा रह सके, और ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए जो जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब कुछ यहाँ पर बच्चे होंगे जो कहेंगे कि मैम हम तो इंटरनेट के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकते, इंटरनेट ना हो तो हम तो जिंदा है ही नहीं। और ज़ाहिर सी बात है, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ बन चुकी है आजकल के ज़माने में, लाइक यू आर ऑल्सो वॉचिंग विद द इंटरनेट ओनली। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप मुझे मिल भी नहीं पाते कभी। ठीक है, तो आप यहाँ पर अभी मिल भी पा रहे हैं मुझे, एंड दीज आर दी बेसिक। लेकिन वो हमारा जिंदा रहने का कुछ वो नहीं मतलब रखता, ये तो हमारा एक नया है। कुछ लोग इंटरनेट को अच्छी तरह यूज़ करते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ इंटरनेट फ़ोन वगैरह की बात कर ही नहीं रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके जो फंक्शन जो बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते और जिसके बिना आप हेल्दी नहीं रह सकते। तो पहली बात अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहली चीज आती है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट 4 चीजें हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं, और ये जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, रिप्रोडक्शन का आपको पूरा एक चैप्टर दे रखा है, वो हम उसमें कवर अप करेंगे। मेटाबॉलिज्म मैं आपको बता दूंगी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। आज के चैप्टर में मैं आपको आज की क्लास में न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट करवा रही होंगी, फिर साइमल्टेनियसली ये तीनों वीडियोस भी आपके लिए आ जाएंगी, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू न्यूट्रिशन। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले आपको पता होना, वर्ड का मतलब होना चाहिए जिसका वर्ड है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या है, हमें एनर्जी किस चीज से मिल रही है, किस चीज से हमें एनर्जी मिल रही है। तो हम आजकल इतने काम कर पा रहे हैं, यहाँ सारे बच्चे खाना खाकर बैठे होंगे, खाना नहीं तो ब्रेकफास्ट करके बैठे होंगे, ब्रेकफास्ट नहीं तो लंच, डिनर, वट एवर इट इज। या शाम में अगर बच्चे कुछ बैठते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर, कुछ स्नैक्स लेकर यहीं बैठे होते हैं, और वही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मीन्स द फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी।
हमें एनर्जी किससे मिलती है? फूड से ही मिलती है। अब उस फूड में बेटा कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी तरीके हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली ऐसी चीज़ होती हैं, दीज आर द यूजफुल पार्ट्स ऑफ द फूड, जो कि हमें ज़िंदा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं और एक्टिव रखते हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दीज आर द यूजफुल पार्ट्स ऑफ फूड, यूजफुल पार्ट्स ऑफ फूड that keep us healthy, that keep us healthy, keep us healthy, active and alive. हेल्दी, एक्टिव एंड अलाइव। खाना नहीं होगा तो मर ही जाएगा, भूखे मरे इंसान। होता है ना ऐसा? होता है नहीं होता है कि भाई खाना नहीं है तो इंसान भूखे मरे मर ही जाएगा, ठीक है? इसके बाद न्यूट्रिएंट्स के बाद हमारी जो चीज़ आती है कि हाँ, अब न्यूट्रिएंट्स काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। एक न्यूट्रिएंट जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब हमारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि हमें कौन देता है? खाना देता है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, ये सब चीज़ें हमें खाने से मिलती हैं और प्लांट्स का चलो प्लांट्स की बात अभी हम बाद में करेंगे। तो वो बात है कि हम जब न्यूट्रिएंट्स तो समझ आ गया कि न्यूट्रिएंट्स हमें खाने से मिलते हैं और वो ऐसे यूजफुल पार्ट हैं जो कि हमें जिंदा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं और एक्टिव रखते हैं। तो अब एक बार बताइए, एक बात ये बताइए आप कि न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं, ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? यहाँ लिखती हूँ मैं डेफिनेशन। न्यूट्रिशन is the process in which living organism, नोट्स बनाते हुए चलिए साथ साथ, मैं भी इसलिए साथ साथ लिख रही हूँ, ऑर्गेनिज्म को और जी लिख रही हूँ, obtain and utilize the food as a energy source, ठीक है? तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन बस यही है कि ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस, ऑब्टेन करते हैं खाना और उसको यूज करते हैं, ठीक है, हमें एक्टिव हेल्दी रखने के लिए। हाँ जी। तब आता है कि दो तरीके के न्यूट्रिशन हो सकते हैं, दो मोड्स हो सकते हैं न्यूट्रिशन के। पहला मोड जो होता है न्यूट्रिशन का वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो मोड्स हो सकते हैं न्यूट्रिशन के। पहला मोड जो हो सकता है वो मैं यहाँ पर लिखूंगी और दूसरा मोड में यहाँ लिखूंगी। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा मोड हो सकता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पूरी कहानी इन्हीं चीजों पर चलेगी न्यूट्रिशन की, है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक पर, ठीक है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब ऑटो रिक्शा नहीं होता है, ये मैं बता दूं, इट्स नॉट ऑटो रिक्शा, इट्स ऑटो मीन सेल्फ, सेल्फ चीज। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद बनाया हुआ। ट्रॉफिक मतलब फीडिंग, ठीक है? और हेट्रो मतलब होता है कुछ अदर, और ट्रॉफिक मतलब फीडिंग। अब इसमें समझ तो नहीं आया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, अदर फीडिंग, सेल्फ फीडिंग, समझ नहीं आया होगा। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि मतलब आप अपना खाना खुद बना रहे हो, ठीक है? अब इसका ये मतलब नहीं है कि मम्मा किचन में खाना बना रही हैं तो यानी कि वो खुद खाना बना रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई रिलेट करने वाली बात नहीं है कि मम्मी खाना खुद बना रही है, नहीं। ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है कि खाना खुद बना तो रहे हैं लेकिन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से खाना बना रहे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से खाना बना रहा है। लेकिन हेटरोट्रॉफिक मतलब कि आप किसी पर डिपेंडेंट हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है? आपका खाना ऑलरेडी कोई और बना रहा है और आप उसको अच्छी तरह मतलब पका वका कर खा रहे हो, ठीक है? आप खाली पकाते हो, खाना बनाते नहीं हो, पकाते हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देती हूँ इसका डिफरेंस लिखवाने के लिए। हाँ जी, यहाँ भी लाइन खींच दूँ, यहाँ की लाइन भी। हाँ जी, तो मैं लिखवाती हूँ विद ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ठीक है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक यानी आप अपना खाना खुद नहीं बना रहे, आप किसी और पर डिपेंडेंट हो, ठीक है? हेटरो मीन्स अदर। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि organisms organisms make their own food, make their own food, make their own food with the help of
विद द हेल्प ऑफ या यूजिंग लिख लो, यूजिंग सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिख लो, सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये तो हो गए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म that depend on other for their food, that depend on other for their food, उनको हम हेटेरोट्रॉफिक कहेंगे। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो वेज में हो सकती है, या तो हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम सनलाइट का यूज कर लें खाना बनाने के लिए, या हम केमिकल एनर्जी का यूज कर लें। ठीक है, सनलाइट का यूज कर लें, केमिकल एनर्जी। अगर आप सनलाइट का यूज कर रहे हैं तो यानी वो न्यूट्रिशन हमारा हो जाएगा, वो प्रोसेस हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। अगर हाँ केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं वो हो जाएगा कीमोसिंथेसिस। क्या हो जाएगा? कीमोसिंथेसिस। ठीक है, अगर ऑटोट्रॉफ्स जो हैं सनलाइट का यूज करके खाना बना रहे हैं तो यानी दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस। अगर वो यूज कर रहे हैं केमिकल एनर्जी तो वो हो जाएगा कीमोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद हमारी चीज आती है कि हाँ जी, अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रही हूँ। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमारे एनिमल्स आ गए, फ्रॉग आ गया, एनिमल्स और फ्रॉग तो एक ही हो गया, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये हमारे क्या है एग्जाम्पल्स है। एंड इवन अमीबा, अमीबा ऑल्सो शो, अमीबा, फंजाई एंड फंजाई हो गया, और कुछ बैक्टीरिया एंड मैनी बैक्टीरियाज शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तो उसके एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर लिख देती हूँ। उसके एग्जांपल्स हैं, पहले लाइन खींच दो, आई एम रियली सॉरी, थोड़ी थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी मेरी लाइन खींच रही है, चलो बेहतर है। इसमें हमारे आगे ग्रीन प्लांट्स, हमारा एल्गी और कुछ बैक्टीरिया एंड सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया इधर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इट्स अ डिपेंडेंट प्रोसेस, ये हम किसी और पर डिपेंड होते हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे, हम ह्यूमन बींग्स ही देख लो बेटा, हम पेड़ों पर डिपेंड है अपने खाने के लिए, एनिमल्स पर डिपेंड है अपने खाने के लिए, हम खुद बना रहे हैं? नहीं बना रहे ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको पकाते हैं। ठीक है, वी आर नॉट मेकिंग इट, हम आलू खुद नहीं उगा रहे, हम खुद नहीं कर रहे। ठीक है, हमें खाना किससे मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स से हमें खाना मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें खाना मिलता है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये है इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, और हम इसको बोल सकते हैं इट्स अ सेल्फ नरिशिंग प्रोसेस। ठीक है, सेल्फ नरिशिंग प्रोसेस। इसके बाद हमारा आ जाता है, लेट्स मूव ऑन टू, हमने पढ़ लिए दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन समझ लिया, न्यूट्रिएंट समझ लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी समझ लिया, दोनों मोड समझ लिए। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है? प्लांट्स की तो हम अगर बात करेंगे तो प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, दे शो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सॉरी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, रियली सॉरी, दे शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, और वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और प्लांट्स यूज करते हैं सनलाइट को फॉर मेकिंग देयर फूड। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी मेनली फोटोसिंथेसिस की। फोटो को मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो मीन्स लाइट एंड द वर्ड सिंथेसिस मीन्स, वेट अ मिनट, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस मतलब टू मेक समथिंग। तो लाइट की मदद से कुछ बनाना, सनलाइट की मदद से कुछ बनाने को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। खाने बनाने को फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, यहाँ लिखती हूँ, इट्स अ प्रोसेस by which autotrophs make their own food with the help of किसकी मदद से? इनऑर्गेनिक, with the help of inorganic substances
इनऑर्गेनिक विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब खाना बनाया जाता है, खुद खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की एक डेफिनेशन भी आती है, वो सॉरी डेफिनेशन कह रही हूँ, फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन भी है, जो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए और आपने पहले देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, वो मैं बता देती हूँ आपको। यही लिखती हूँ, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर, या तो इसकी जो है वो है C6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 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 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, समझ गए? ये आपकी इक्वेशन है, किसकी? केमिकल इक्वेशन है, जो कि मैंने एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। लास्ट आप इसी चैनल पर जाएंगे, वहीं पर आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का चैप्टर मिल जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी जब हमें इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कर रहे होंगे। तो 6CO2 12H2O C6H12O6 6O2 एंड H2O। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर इन्होंने बनाया एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनाया। और ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? यहाँ पर बनता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ग्लूकोज? एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और ऑक्सीजन बनाई जो कि हमें मिलती है प्लांट से, और वाटर बनाया। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज यहाँ पर इन्होंने फॉर्म किया, और ग्लूकोज जो है स्टोर होता है इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है, इट इज यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो कि इमीडिएटली यूज नहीं होता, मतलब हम मान लो एग्जांपल ले लो कि आपने कुछ काम स्टार्ट किया एंड आपके पास पैसा आने लगता है, बहुत पैसा आता है, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि पहले आप सारा पैसा आया तो भाई उड़ा दो, ऑनलाइन शॉपिंग करने चले गए, शॉपिंग्स करने चले गए, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, शॉपिंग करने चले गए, ट्रिप्स पर चले गए, इधर चले गए उधर चले गए, और देखा नहीं कुछ सेविंग नहीं की। क्योंकि सेविंग नहीं करेगा फिर बाद में ऐसा वक्त आता है कि आपकी कमाइयां हो ही नहीं रही और आपको घर में खाना पीने की भी परेशानी हो रही है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा सेव कर लेते हैं। सेम गोज विद द प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब यानी हमारी बॉडी में भी यही होता है और प्लांट्स में भी यही होता है कि थोड़ा सा अमाउंट में हम क्या करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है उसको हम इमीडिएटली यूज ना कर कर स्टोर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में, जो कि इंटरनल एनर्जी के लिए रहता है। कि मतलब मान लो कि हमारे पास अभी इस टाइम हमें कुछ नहीं मिल रहा है एंड वी नीड एनर्जी, तो फिर वो स्टार्च जब हमें रिक्वायर होगा, यानी प्लांट्स को रिक्वायर होगा, वो आकर आ जाएगा और प्लांट्स की मदद करेगा जिंदा रहने के लिए। अगर हम सब खत्म हो जाएगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा और आपके पास कुछ नहीं होगा, तो फिर आप कैसे जिंदा रह सकते हैं? फूड ही नहीं आएगा आपके पास, फूड के लिए पैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए इट हैपेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? लेट्स गो विद वाइट कलर। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए? ठीक है, तो वो चीजें हैं हमारी। सबसे पहली चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमने इक्वेशन में ही यहाँ पर पढ़ लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड है। एंड देन सेकेंड है हमारा वाटर। और अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज नहीं लिखी है, यहाँ पर हमें फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट की भी जरूरत होती है और क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है। तो थर्ड चीज हमारी सनलाइट और क्लोरोफिल, और चौथी है क्लोरोफिल। ये सब चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस। पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस चीज को आप ये तो ठीक है, ये हमें पता चल गया, ये सब चीजें जरूरी हैं। अब फोटोसिंथेसिस होता कैसे, इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के क्या क्या स्टेप्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं हम। पहला है कि सबसे पहले जब फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। किसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट
सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ, यानी पहले रात्रि, अब दिन निकला, सनलाइट पड़ रही है प्लांट पर, तो सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा प्लांट्स का, सॉरी एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का या लाइट एनर्जी बोल लो, बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ जी, हाँ जी जी जी। एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगी सनलाइट का यानी लाइट एनर्जी का। अब फिर ये जो सनलाइट है इसने एब्जॉर्ब की है उसका कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी का, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होगा इनटू केमिकल एनर्जी में। ठीक है, लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट अप होगा, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट अप होगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर एक और चीज आती है लास्ट चीज, जो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। यहाँ लिख देती हूँ मैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। डन, डन विद दिस। ठीक है, यहाँ शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, देख लो अब शायद आ जाए नजर। एक सेकेंड, यहाँ कर दूं अपने इसकी मैं टेंशन जो है ये कैमरा वगैरह की, मैं इसको जल्द दूर करने वाली हूँ, उसकी आप फिक्र मत करिएगा। मैंने टॉप पर लगा दिया अभी तो अपने कैमरा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी यहाँ कुछ ना लिखूं। ठीक है, अब इसके बाद आता है, ये तो मैंने आपको करवा दिया। अब यहाँ पर हमने चीज पढ़ी कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है, वाटर जरूरी होती है, सनलाइट जरूरी होती है, क्लोरोफिल जरूरी होती है, लेकिन एक बात बताओ, हमें पता कैसे चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी थी और क्लोरोफिल जरूरी थी? चलो पानी तो समझ आता है, पानी के बिना तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल जरूरी थी या नहीं थी, ये पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए व्हाट विल डू इज, आपकी दो एक्टिविटी दे रखी हैं किसमें, एनसीईआरटी बुक में। तो हम यहाँ पर पता करेंगे प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पहला पता करेंगे कि क्लोरोफिल का प्रेजेंस से पता करेंगे। देखो इसको मैं और ड्राइंग के फॉर्म में समझाऊंगी और उसी के फॉर्म में आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो मैंने एक लिया पौधा, मैंने एक पौधा लिया, और मैंने ये जो पौधा लिया है ये लिया है मैंने वराइजेटेड प्लांट। वराइजेटेड प्लांट का मतलब है कि जिसमें ग्रीन पार्ट भी होता है और नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है उसकी लीव्स में। ये मेरा पौधा था और उसकी लीव्स ये रही। ठीक है, और एग्जांपल्स में हमारे मनी प्लांट आ गया, मनी प्लांट एंड क्रोटन्स। ठीक है, तो मैंने ये प्लांट लिया। ठीक है, और मैंने फिर इस प्लांट को रख दिया 3 दिन के लिए, 3 days के लिए डार्कर रूम में रख दिया। डार्कर रूम में रखनी है यानी कि मैंने उसको सनलाइट से दूर रख दिया। अब भाई मैंने उसको सनलाइट दी ही नहीं, सनलाइट मैं दूंगी नहीं, तो आप कुछ सोचो कि जो सनलाइट होगा नहीं, खाना बनेगा नहीं, क्योंकि खाना फोटोसिंथेसिस तभी होता है जब सनलाइट होती है। तो जितना भी स्टार्च होगा वो यूज्ड अप हो जाएगा। वो मैंने फिर वहीं लिखा, या मेरी, हाँ जी, जो जितना भी स्टार्च होगा मेरा वो सारा यूज्ड अप हो जाएगा, है ना। स्टार्च मेरा सारा यूज हो जाएगा, जितना भी स्टार्च स्टोर हुआ होगा, तो हमें वही तो चाहिए होता है, वही तो पैसा, मान लो पैसा इस टाइम कमाइयाँ नहीं हो रही हैं, तो मान तो हम वही तो पैसा निकालेंगे जो हमने सेव कर रखा होगा, वही है। तो हमने स्टार्च जितना भी था वो सब यूज अप हो गया होगा। अब क्या होगा कि मैंने इस प्लांट को जितना, फिर मैंने इसको निकाला, इसी प्लांट को निकाला, फिर इसको मैंने सनलाइट में रख दिया। कहाँ रख दिया? सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में रखने के बाद मैंने रखा 6 घंटे के लिए, आपके एनसीईआरटी के ही लाइन से, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, अब मैंने सनलाइट में रखने के बाद मैंने इसका क्या करा, ले ली मैंने इसकी एक पत्ती ले ली। इसमें कुछ मेरा नॉन ग्रीन पार्ट भी होगा और ग्रीन पार्ट भी होगा। ये मेरा नॉन ग्रीन पार्ट समझ लो और ये मेरा ग्रीन पार्ट समझ लो। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर ग्रीन पार्ट की मार्किंग कर दी, यहाँ मैंने ग्रीन पार्ट मार्क कर दिया कि मेरा यहाँ पर ग्रीन एरिया मैंने मार्क कर दिया। फिर मैंने इस पत्ती को बॉइलिंग वाटर में डिप कर दिया। यहाँ मेरा पानी था, पानी बना दूं जरा मैं विद माय दिस कलर, टन 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 टन, और इस पत्ती को मैंने डाल दिया बॉइलिंग वाटर में। किस में डाल दिया? बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। अब बॉइलिंग वाटर में डालने से क्या होगा कि जो भी हमारा जो लीफ होगी
वो मर जाएगी। किल्स लीफ, बॉइलिंग वाटर में डालने से इट किल्स लीफ एंड स्टॉप फॉर द रिएक्शन, कोई आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा, स्टॉप फॉर द रिएक्शन। इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं इस पत्ती को निकालती हूँ, एक सेकेंड। हाँ मेरी पत्ती नहीं आई, मेरी पत्ती नीचे रह गई। चलो छोटी पत्ती बना देती हूँ मैं यहाँ पर। पत्ती क्यों नहीं आई, ये रही मेरी पत्ती। हाँ जी, अब क्या होता है, मैंने इस पत्ती को जो मैंने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया था उसको मैंने निकाला, ठीक है, और इस पत्ती को मैंने डाल दिया अल्कोहल में। इस पत्ती को निकाला और मैंने अल्कोहल में डाल दिया। इसके बाद ये मेरा था अल्कोहल, अल्कोहल में इससे बना देती हूँ, एक सेकेंड। टिन 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 टिन। ये मेरा हर तरीके के कलर का अल्कोहल है, अजीब से कलर का। मैंने इस पत्ती को निकाला और अल्कोहल में डाल दिया। अल्कोहल में डालने के बाद ये मतलब मेरा कंटेनर था, ठीक है। अब मैंने एक ले लिया बहुत बड़ा सा पतीला टाइप, ठीक है। इस पतीले में मैंने भर दिया क्या, पानी भर दिया। मैंने इस पतीले में क्या भर दिया, पानी भर दिया। और फिर मैंने एक चीज करी कि मैंने इस अल्कोहल के कंटेनर को इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, यानी ये कंटेनर मैंने पत्ती डले डले अल्कोहल मैंने इसमें डाल दिया। इसमें मेरी पत्ती भी है, आई एम मेकिंग इट। हाँ, इसी अल्कोहल के कंटेनर को मैंने ऐसे ही डाल दिया, अल्कोहल को नहीं डाला पानी में, अल्कोहल के कंटेनर को पानी डाल दिया और इस टाइम ये भरा हुआ है। तो यानी मैंने यहाँ पर क्या करा, वाटर बाथ की है, वाटर बाथ की है, ठीक है। अब वाटर बाथ करने से क्या होगा, इसमें से मैं क्लोरोफिल रिमूव कर दूंगी, इट रिमूव्स क्लोरोफिल। मैंने यहाँ से क्या कर दिया, वाटर बाथ करने से क्लोरोफिल रिमूव कर दी और ये नीचे से जल भी रहा है, ठीक है, ये जल रहा है। अब अब मैंने क्या करा, इसमें से सब चीज हटा दो, अब सिर्फ दोबारा पत्ती निकालो, ठीक है, क्लोरोफिल हट चुकी है यहाँ से। अब अब मैंने क्या करा, इसको रिंस किया वाटर से, इस पत्ती को रिंस किया वाटर से, और फिर मैंने कुछ मिनट के लिए इसमें आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दी है पत्ती। इस सॉल्यूशन को मैंने किस में डाल दी, आयोडीन सॉल्यूशन दिया इस पत्ती को। और इस पत्ती के साथ होता क्या है, जो ग्रीन पार्ट था प्लांट का वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट टर्न्स ब्लू ब्लैक, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट टर्न्स ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है मेरा ग्रीन पार्ट। इससे क्या पता चलता है ब्लू ब्लैक कलर हो गया, इससे पता चलता है कि जो भी स्टार्च था, यानी स्टार्च, अगर बेटा आपके पत्ती में स्टार्च प्रेजेंट होता है ना, तो आप आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे तो फिर उससे क्या होगा, सारा जितना भी स्टार्च है वो तो होगा पत्ती में, क्योंकि उन्हें सनलाइट में रखा था 6 घंटे के लिए। फिर हमने सिर्फ उसको क्लोरोफिल वगैरह हटाई है, उसको पत्ती के रिएक्शन खत्म किए हैं, ठीक है। तो मैंने उसको क्या करा कि उसको स्टार्च उसी में रहने दिया। इससे पता चलता है ब्लू ब्लैक हो जाती है पत्ती। इससे ये बात पता चलती है कि इसमें स्टार्च था, और स्टार्च तभी हो सकता है जब इसमें सब चीजें प्रेजेंट हो, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। एक सेकेंड, अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो फिर ये पत्ती तो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। लेकिन स्टार्च अगर एब्सेंट होगा तो कुछ ब्राउनिश या येलोइश कलर आएगा। लेकिन जब मैंने इस पर आयोडीन टेस्ट किया तो कुछ पत्ती का पार्ट तो क्या हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, ठीक है। और नॉन ग्रीन पार्ट पे वो चेंज नहीं हुए, नॉन ग्रीन पार्ट चेंज नहीं हुए। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि भाई क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होती है। स्टार्च जो कि प्रोडक्ट ऑफ इज प्रेजेंट और ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ, जो ग्रीन पार्ट होते हैं लीफ के वहीं पर प्रेजेंट होता है। इसका कंक्लूजन मैं आपको यहाँ लिखकर दिखा देती हूँ। कंक्लूजन इसका यही है कि स्टार्च इज प्रेजेंट ऑन, स्टार्च इज प्रेजेंट, ठीक है, और ओनली इन ग्रीन, ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ लीफ, ठीक है। स्टार्च सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ में प्रेजेंट है। अब इसके बाद एक और हमारा एक्सपेरिमेंट आता है जिसका नाम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है। वो बहुत छोटा सा टेस्ट है, वो हम यहीं पर निपटा देते हैं। मैं इसको छोटा कर कर इसको यहीं के नहीं निपटा देती हूँ। बहुत छोटा सा कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो करेंगे और फिर इसके बाद वी आर अबाउट टू कंप्लीट इट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड में फोटोसिंथेसिस बोल रही थी, आई थिंक यस। हाँ, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी होती है। अब इसको कैसे टेस्ट करूंगी मैं, नंबर वन,
चीज़ क्या करूँगी, मैंने वही प्लांट ले लिया, आई टुक द सेम प्लांट, वाओ मेरा प्लांट तो देखो, और उसको वही 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दिया, 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दिया ताकि सारी स्टार्स यूज अप हो जाए। ठीक है, वैसे बेवकूफ़ी होती है थोड़ी सी। और फिर मैंने क्या करा, 2 प्लांट्स लिए पहले तो मैंने, एक प्लांट नहीं लिया, 2 प्लांट लिए, इसी का कॉपी एक और प्लांट बना दूँ। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड एक सेकेंड, चलो भाई इधर चलो। हम्म, मैंने एक और प्लांट ले लिया, 2 प्लांट लिए और दोनों को डार्क रूम में रख दिया। फिर इसको रखने के बाद मैंने क्या करा, दोनों प्लांट्स को एक बेल जार में बंद कर दिया, एक बेल जार में बंद कर दिया, यानी एक ऐसा जार में मैंने बंद कर दिया। मुझे इसकी इमेज दिखानी चाहिए थी फ्रॉम एनसीईआरटी, आई फॉरगॉट इसमें डालना, कोई चक्कर नहीं है। अब मैंने बंद करा, एक प्लांट को तो मैंने ऐसे ही बंद कर दिया बेल जार में, ठीक है, और दूसरे प्लांट में मान लो इसमें तो मैंने इसको ऐसे ही बंद कर दिया, लेकिन इस प्लांट में मैंने क्या करा, साथ में मैंने रख दिया, साथ में मैंने रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ मैंने इसके में साथ में क्या रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, क्या रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओ एच लिख रही हूँ हाइड्रोक्साइड का, के ओ एच रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना एयर में, उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये काम होता है। अब मैंने इनको ले लिया, ठीक है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सब यूज हो गई, मैंने 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखा था इनको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब थर्ड स्टेप मेरा क्या आता है, थर्ड स्टेप मेरा ये आता है कि मैंने अब इनको दी सनलाइट, सनलाइट दी 2 घंटे की, आई गेव देम सनलाइट दी मैंने 2 घंटे के लिए इनको सनलाइट में रख दिया फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखा। फिर मैंने इनके साथ किया आयोडीन टेस्ट, फिर मैंने इनके साथ क्या करा, आयोडीन टेस्ट किया, इनकी पत्ती ली, इसकी पत्ती ली, इसकी पत्ती ली और इसकी भी पत्ती ले ली, ठीक है, दोनों पत्तियां मैंने यहाँ रखी, ठीक है, ये रही मेरी दोनों पत्तियां मैंने यहाँ रखी और मैंने इनके साथ आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट करने के बाद मुझे एक चीज पता चलती है, आयोडीन टेस्ट करने के बाद मुझे वाली पता चलता है कि जिसके साथ मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, के ओ एच रखा था, जिस पत्ती जो प्लांट की मैंने पत्ती ली उसमें जहाँ पर के ओ एच रखा था, वहां तो क्या होता है, आयोडीन टेस्ट करने पर, आयोडीन टेस्ट करने पर इट डज नॉट टर्न ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक में कन्वर्ट होती नहीं है, डज नॉट टर्न ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होती नहीं है। और और इसकी पत्ती के साथ इस करा मैंने तो ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तो एब्जॉर्ब हो गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई, पत्ती ब्लू ब्लैक बनी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना ही नहीं, ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। तो एक बार बताओ, जब ग्लूकोज बनेगा ही नहीं, आप खुद सोचो, तो फिर स्टार्च कैसे बन जाएगा। अब स्टार्च भी नहीं है, अब स्टार्च भी नहीं है, तो स्टार्च अगर होता है तो आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, लेकिन स्टार्च है ही नहीं, तो आयोडीन टेस्ट में वो ब्लू ब्लैक कलर कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो बस सिंपल से ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। और इसके बाद मैं आपको कराती हूँ, हाँ जी हाँ जी, ये सब हो गया, हाँ। इसके बाद हमारा आता है स्टोमेटा का काम। स्टोमेटा, ये वर्ड तो सुना होगा आप सबने। तो बेटा स्टोमेटा जो होते हैं, दीज आर द टाइनी पोर्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ। अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इस क्लास में, ठीक है, मैक्सिमम 20 मिनट की क्लास पहुंचेगी, मैक्सिमम मैक्सिमम बिल्कुल नहीं पहुंचेगी इससे ज्यादा की, बस 20 मिनट की क्लास पहुंचने वाली है अब ये, 20 मिनट में चैप्टर ओवर, ठीक है, तो डोंट घबराओ नहीं, 15 मिनट में भी कोशिश करूंगी मैं। अब स्टोमेटा में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्टोमेटा का मैं यहाँ पर इंसर्ट करती हूँ एक इमेज, आपको इमेज दिखाती हूँ यहाँ पे स्टोमेटा, हाँ ये परफेक्ट इमेज है, हाँ जी। अबे 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 अबे, ये क्या हो रहा है, थोड़ी सी इमेज छोटी कर दूँ मैं, अब मैं थोड़ा जूम करूंगी, इस फोटो को देखिए, इस फोटो में आप एक स्टोमेटा देख रहे होंगे बेटा, ये स्टोमेटा है, ये है हमारा स्टोमेटा, और ये जो आप दिख रहा है ना किडनी शेप, राजमा की शेप का, जो राजमा होता है उसके शेप का, ये होता है हमारा गार्ड सेल्स, क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं,
ठीक है, क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। तो गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, गार्ड सेल का काम क्या होता है, चलो गार्ड सेल से पहले मैं स्टोमेटा का काम बताती हूँ। स्टोमेटा का काम होता है कि गैसियस एक्सचेंज करना, गैसियस एक्सचेंज करना स्टोमेटा का काम है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। गैसियस एक्सचेंज होता है, बताओ, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन प्लांट क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज हमारा किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा है। और स्टोमेटा जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है ना स्टोमेटा में, वो सरफेस ऑफ लीव्स में भी हो रहा होता है, सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, हर जगह, हर जगह गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। इसके बाद अब इससे क्या होता है बेटा कि गार्ड सेल्स में ना, अब मान लो जब गैसियस एक्सचेंज हो रहा है थ्रू टाइम फोर्स, तो इसमें गार्ड सेल्स होते हैं, इसमें वाटर लॉस होता है, इनसे वाटर लॉस होता है। अब जब हम स्टोमेटो में गैसियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट। ठीक है, काफी सारा अमाउंट में पानी का लॉस हमारा हो सकता है थ्रू दीज टाइनी पोर्स। तो हम क्या करेंगे, कुछ तो ये प्लांट ना, दिस प्लांट क्लोजेस, बंद कर लेता है दी पोर्स when it does not when it does not need कार्बन डाइऑक्साइड। जब पोर्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती तो ये पोर्स को क्लोज कर देते हैं टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए अपने क्या करते हैं, ये पोर्स को प्लांट क्लोजेस द पोर्स, पोर्स क्लीन कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो गार्ड सेल होते हैं, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये इनका काम है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग द पोर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द पोर्स। इन पोर्स को, यानी स्टोमेटल पोर्स होते हैं, इनको ओपन करना और क्लोज करना, वो काम है गार्ड सेल्स का। अब ये अच्छा बना, जो ये बना है। अब क्या होता है, जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो हम पानी भी अंदर लेते हैं। अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जब चाहिए तो स्टोमेटल पोर खुल जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी आएगी, अंदर आएगी, और फिर पानी भी अंदर आएगा। तो जब पानी अंदर आता है ना तो गार्ड सेल्स स्वेल अप हो जाते हैं। क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, वाटर फ्लोज हो जाता है, गार्ड सेल वाटर फ्लोज इनटू देम। ठीक है, इनटू देम, और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं जब ये गार्ड सेल स्वेल अप होते हैं। और श्रिंक जब होते हैं, श्रिंक होने पर स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटल पोर क्लोजेस। ठीक है, तो यही थी हमारी कुछ स्टोमेटा की बात। इसमें इतनी कुछ खास बात नहीं लिखी है, बस इसमें यही लिखा है कि स्टोमेटा जो होते हैं कुछ टाइनी पोर्स होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स में, और गैसेस एक्सचेंज का काम होता है जिनका, स्टोमेटा का काम होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम्स और रूट्स सब जगह फैल जाते हैं, तो वाटर लॉस भी हो सकता है अगर हम इन स्टोमेटा पोर्स को ओपन रखेंगे, तो पानी में वाटर लॉस हो सकता है। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कि ये क्या कर देते हैं, प्लांट क्लोज कर देता है ये वाला पोर्स जब इसको जरूरत नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड की। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग का पोर्स का किसका काम है, गार्ड सेल्स का काम है। और व्हेन दिस जब वो स्वेल अप होते हैं तो वाटर इनके अंदर आ जाता है और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं, और व्हेन दिस श्रिंक स्टोमेटल पोर क्लोजेस। अब डेजर्ट एरिया में क्या होता है, अब डेजर्ट एरियाज में क्या होता है कि जो हमारा दिन में, डे टाइम में, डे टाइम में पोर्स क्लोज रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, डे टाइम में पोर्स इसलिए क्लोज रहते हैं क्योंकि अगर डेजर्ट एरिया में धूप बहुत तेज होती है, अगर वो दिन में पोर्स ओपन कर देंगे तो भाई वाटर लॉस हो जाएगा, और बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा कि पूरा पानी सूख जाएगा, प्लांट मर जाएगा। तो इसलिए नाइट टाइम में पोर्स को ओपन करते हैं ताकि इतना ज्यादा वाटर लॉस ना हो और कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लें। ठीक है, और दिन टाइम, डे टाइम में क्या होता है, पोर्स क्लोज रहते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज आती है दिस थिंग, जो कि आपके एनसीईआरटी की लाइनें हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ से पढ़ाने वाली हूँ। So far we have talked about autotrophs, how autotrophs meet their energy requirement। हमने अब तक यही बात पढ़ी है कि autotrophs अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे करते हैं, लेकिन उनको कुछ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं यानी जो जमीन पर प्लांट्स होते हैं, तो उसमें वाटर
वाटर यूज अप होता है फोटोसिंथेसिस में, और वो कहाँ से लाया जाता है, सॉइल से लाया जाता है। वाटर सॉइल से लिया जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, ठीक है, जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। और कुछ और मटेरियल जैसे होते हैं नाइट्रोजन हो गए, फॉस्फोरस हो गए, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, दे आर आल्सो टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। नाइट्रोजन जो है बहुत एसेंशियल होता है, एसेंशियल यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में और अलग अलग कंपाउंड्स सिंथेसाइज करने में हमारा नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिया जाता है, इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, और इट इज टेकन अप एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो इससे हमारा पूरा जो है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लेट्स मूव ऑन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम यहाँ इस फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे, पूरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहीं पर होगा हमारा। इसमें 3 टाइप्स होते हैं। हेटेरो का मतलब मैंने बताया था जिसमें जो डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। हम हेटेरोट्रॉफी यानी हम लोग डिपेंड है प्लांट्स पर, एनिमल्स पर फूड के लिए। तो इसमें हमारा आता है सबसे पहले सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। वी आर होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंजाई व्हिच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड। एक सेकंड, या तो दे फीड ऑन सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो मरी हुई सड़ी हुई चीजों पर फीड करते हैं। जो चीज मर गई हो, सड़ गई हो, उसको फीड करते हैं, उनको खाते हैं। और इसमें एग्जांपल्स हमारे आ जाते हैं फंजाई, रेड मोल्ड, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली फूड लेते हैं, मतलब दे डिड नॉट किल देम। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में वी डोंट किल देम टू ऑब्टेन द फूड, ठीक है। वो क्या करते हैं हमारी, जैसे कि आप देखोगे कस्क्यूटा, टेपम, लाइसिस, जुएं सर में होती हैं, आपको मार देती हैं फिर अपने आप फीड लेती हैं, नहीं ना, आपके सर में होती हैं, किसी किसी के सर में होती हैं बहुत। तो दे डिड नॉट किल यू, वो मारती नहीं है, वो आपके होती हैं और फिर वो उसी से न्यूट्रिशन ले लेती हैं, आपका खून चूस लेती हैं, ठीक है। फ्रॉम लिविंग ऑन द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय लिविंग इन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। या तो आपकी बॉडी के ऊपर होंगी, लाइक मशरूम की बात करेंगे, या आपकी बॉडी के अंदर होंगी, जैसे कि कंस्क्यूटर, टेपो, लेकिन विदाउट नॉट किलिंग देम, मारती नहीं है, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फीड करते हैं बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर। अब आप अच्छा एक बात और परेशान होंगे कि मैं तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर रही हूँ इस पेज में, तो फिर इसमें आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, t.me/pinnacle ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं नोट्स भेज दूंगी, जो भी मैं यहाँ पर होगा मैं आपको ऐसे के ऐसे नोट्स आपको सेंड कर दूंगी। मैंने केमिकल रिएक्शंस के भेजे नहीं है, मैं उसके भी नोट्स सेंड कर दूंगी और इसके भी नोट्स मैं सेंड कर दूंगी, मतलब यही पूरी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। हाँ जी। तो ऑर्गेनिज्म जो कि फीड करते हैं इंजेस्टिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जो कि डाइजेस्टेड होता है एंड अब्जॉर्ब होते हैं इन बॉडी, जैसे कि हम, तो हम ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। हम तो पूरा ऑर्गेनिक सामान ही खाते हैं भाई, हमने अपने अंदर ऑर्गेनिक सामान लिया, हम अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, अंदर ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अंदर ही यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो वो सब कौन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारा न्यूट्रिशन अमीबा। अमीबा भी हमारा एग्जाम्पल है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप होता है हमारा इंजेक्शन। क्या होता है, इंजेक्शन। तो पहले स्टेप क्या होता है हमारा, इंजेक्शन। इंजेक्शन का क्या मतलब है, किसी भी चीज को अंदर लेना, ठीक है। इंजेक्शन मतलब कि हम किसी भी चीज को अपने अंदर ले रहे हैं, यानी खाना अंदर लेना। इंजेक्शन इज दी प्रोसेस जिसमें हम कुछ भी खाने को अंदर ले रहे हैं, लाइक फूड पार्टिकल, ये आपको दिख रहा होगा छोटा फूड पार्टिकल, ये क्या है, अमीबा। ये जो आपका इरेगुलर शेप नजर आ रहा है ना आपको, मतलब सही शेप नहीं है इसका, प्रॉपर शेप नहीं है, तो ये है हमारा अमीबा और इसका ये है न्यूक्लियस, और ये खाना अंदर ले रहा है। तो ये फूड पार्टिकल, जैसे इसके फूड पार्टिकल नहर आता है तो ये क्या करता है, खाना अंदर लेता है। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन, ठीक है। अब ये इंजेस्ट कैसे करता है कि खाना जैसे अंदर आता है तो इसके ये जो आप देख रहे हो ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको सूडोपोडिया। ये क्या कर लेते हैं, ऐसे घेर लेते हैं, और फिर ये दी फिंगर गॉट टिप, मतलब ऐसे ये बनी हुई है ना, दिस इज लाइक दिस। यहाँ पर हमारा फूड पार्टिकल आया, अब इन्होंने क्या करा, ये फूड पार्टिकल आया तो दी सूडोपोडिया विल जस्ट टच ईच अदर, लाइक ऐसे घेर लेंगे, ठीक है।
ऐसे घेर लेंगे और फूड पार्टिकल हमारा ये रहा अंदर अंदर ही रहेगा हमारा फूड पार्टिकल। अब फूड पार्टिकल अंदर आ गया, ये रहा, ठीक है। और दिस फूड पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक, वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, ठीक है। तो ये क्या चीजें हैं, सूडोपोडिया है और ये हमारा फूड पार्टिकल है। अब क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या आता है, डाइजेशन। कुछ ये इंजाइम्स अंदर ही अंदर कुछ एंजाइम सिक्रीट होंगे, वो एंजाइम सिक्रीट होंगे और खाने को डाइजेस्ट करेंगे। फिर थर्ड स्टेप हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप हमारा क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। जो काम की चीजें होंगी ना उनको तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ काम के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर फोर्थ चीज आएगी एस्टिमुलेशन। अच्छा ये जो बन जाता है ना, लाइक ये सिंगल लाइक प्रोजेक्शन बन गई, तो बन गया, तो ये गोल गोल जो बन गया, इट इज अ फूड वैक्यूल। क्या है ये, फूड वैक्यूल बन गया। क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया। यहाँ पर फूड वैक्यूल बन जाता है और यहाँ पर ये क्या करते हैं, डाइजेशन वगैरह होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद फोर्थ चीज हमारी आती है एस्टिमुलेशन। एस्टिमुलेशन क्या होता है, इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड, जो खाना हमने खाया उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और डाइजेशन हुआ, उसको एब्जॉर्ब वगैरह किया। अब उसको एस्टिमुलेशन कर देंगे, यानी उसको यूज करेंगे फॉर अ बेसिक लाइफ प्रोसेस। इसके बाद जो फालतू चीज होगी उसको हम क्या कर देंगे, इजेक्शन कर देंगे। इजेक्शन यानी उसको बाहर निकाल देंगे, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा हम उसको बाहर निकाल देंगे। सेम गोज विद अस, हम इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करेंगे, यूज करेंगे उसको, एंड देन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा निकल जाता है। ये बात भी हम यहीं पर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज हमारी किसमें होती है, अमीबा में होती है, ठीक है। दीज 5 स्टेप्स आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है, नेक्स्ट चीज हमारी आती है विद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ मैंने ये, यहाँ मैं आपको किस तरह पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ पर मैं ये जो लिखी हुई एनसीईआरटी की लाइन, मैं इनको पढ़ूंगी एंड देन आई विल टीच यू, ठीक है। इनको पढ़ूंगी और समझाऊंगी और फिर मैं खुद एक लिख दूंगी, ठीक है। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पर लिखा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में जो एलिमेंट्री कैनॉल होता है, वो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि हमारे माउथ से टिल एनस तक एक्सटेंड कर रही होती है। बेटा यहाँ पर ये हमारे पूरा ये जो एक्सटेंड हो रहा है ना, टिल एनस तक जो ट्यूब एक्सटेंड हो रही है, ये सब हमारे, ये सब जो चीज़ें हमारी एलिमेंट्री कैनॉल है, ये सब चीज़ें हमारी क्या है, एलिमेंट्री कैनॉल है, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है, हाँ, हम काफ़ी तरीके के फूड खाते हैं जो कि हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारा ये पूरा क्या है बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है। जो फूड हैज टू, यहाँ पर ना जरा, हाँ जी। तो दे पास थ्रू द डाइजेस्टिव, नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल जो कि छोटे हैं और ऑफ द सेम टेक्सचर। तो फूड जो भी हम खाते हैं, मान लो घर में बने हैं, क्या बना है आज घर में, चिकन, मान लो चिकन बना रखा है, ठीक है। मैंने चिकन खाया, अब भाई मैं पूरी चिकन की बोटी ऐसी खा जाऊंगी, यूं स्वेल अप कर जाऊंगी, ऐसे चल जाएगा, तो अटक जाएगी ना, मेरे फूड फाइट में अटक जाएगी, परेशानी होगी। तो क्या करेंगे, मैं चिकन के पीसेस को तोड़ूंगी, मैं उन चिकन के पीसेस को तोड़ूंगी, छोटे छोटे पीसेस में करूंगी विद माई टीथ, विद हेल्प ऑफ माई टीथ, ठीक है। अपने टीथ की मदद से मैं उनको तोड़ूंगी और उनको सेम टेक्सचर में करूंगी ताकि वो आसान से स्वेल अप हो जाए, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद द आवर टीथ। हम अपने फूड, जो भी मैंने चिकन की बोटी खाई, मुझे प्रोटीन चाहिए था, मैंने खाई और उसको मैंने क्रश अप किया। ठीक है, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनोल इज सॉफ्ट, जो कैनोल की जो लाइनिंग होती है काफी सॉफ्ट होती है, तो फूड जो है वो गीला किया जाता है, तो वेटेड, उसको गीला किया जाता है टू मेक द पैसेज स्मूथ, ताकि वो आसानी से हमारे पूरे, आसानी से फूड में डाइजेस्ट भी हो जाए अच्छे तरह से। तो जब भी हम कुछ खाते हैं, मैंने ईट समथिंग, वी लाइक आवर माउथ वाटर। हमें मान लो घर में बना है, जैसे कि मुझे, जैसे कि बहुत सारी चीजें पसंद है, बटर चिकन बना है। अब भाई बटर चिकन बनता है मेरे घर में, मेरे मुंह में पानी आ जाता है, दैट्स नॉट एक्चुअली वाटर, वो पानी नहीं होता, सलाइवा होता है, क्योंकि आ जाता है, ठीक है। जब हम उसको खाएंगे और मुंह में पानी 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 पानी, वो पानी नहीं होता, सलाइवा, दिस इज एक्चुअली नॉट वाटर बट अ फ्लूइड, जिसको कहते हैं सलाइवा, जो कि सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड वी इंजेस्ट इज द इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। जो भी हम इंजेस्ट कर रहे हैं वो if it is if it is to be absorbed from elementary, it has to broken into simple molecule। अगर हमें इसको elementary कैनॉल में absorb करना है फूड को, तो हम इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे। और ये, अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम क्या है, छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, जिनको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव अ सिंपल शुगर। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो हम स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल शुगर में, फिर वो फूड किसके साथ मिक्स होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है और हमारे मुंह माउथ में अराउंड मूव 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 करता रहता है,
वाई च्यूइंग बाय मस्कुलर टंग, अभी मस्कुलर टंग यूज करते हैं, च्यू करते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ये तो डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अराउंड द डाइजेस्टिव फ्लूइड, हम बहुत जरूरी है कि हम एक प्रॉपर मैनर में अपने डाइजेस्टिव फूड को लेकर जाएं ताकि वो आसानी से प्रोसेस हो जाए हर पार्ट में। जो लाइनिंग होती है कैनाल के पास, कैनाल के पास जो लाइनिंग है उसके बाद कुछ मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रिदमेटिकली, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब यूं यूं, ताकि फूड जाता रहे नीचे, जा हमने खाना खाया नीचे जाता रहे जाता रहे जाता रहे, ठीक है। और दीज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अराउंड दी गट, ये वाली मूवमेंट हर जगह होती है, हमारी पूरी गट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज थी मैं यहाँ बताना भूली, तो मैं बाद में बताऊंगी। तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट का यहाँ मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, व्हाट इज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है, इट इज रिदमेटिक, एक रिदम में रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स लाइनिंग द एलिमेंट्री कैनॉल, एलिमेंट्री कैनॉल, ठीक है। in order to push the food in order to push the food forward in order to push the food forward, खाना आगे भेजने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की एलिमेंट्री कैनॉल में, उसी को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। अब यहाँ पर आ जाओ थोड़ा सा, मैं थोड़ा 3D पार्ट में पहुंच जाऊँ। तो बेटा ये तो रहा हमारा 3D पार्ट, इस 3D पार्ट में हम देखोगे यहाँ पर आपका माउथ शो नहीं कर रखा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ ये आप देख रहे हो ऊपर से वो आ रही है, पाइप टाइप आ रहा है, दिस पाइप इज कॉल्ड एज फूड पाइप, इस पाइप को क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। और इस फूड पाइप का एक नाम होता है दैट इज ईसोफेगस, ईसोफेगस, ओसोफेगस मत बोलना, ओइसोफेगस मत बोलना, ईसोफेगस, ठीक है। इसके बाद अब ये ईसोफेगस, ये जो फूड पाइप है यहाँ लिखा जाता है टुवर्ड्स दी स्टमक में, स्टमक क्या है हमारा, ये हमारा स्टमक, ये आपको दिख रहा है, दिस ये हमारा क्या है, ये स्टमक है, दिस इज आवर स्टमक, जे शेप्ड, ठीक है। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन जो कि एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इट, स्टमक हमारा बहुत बड़ा ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड होता है, यानी बढ़ता है जब वो फूड उसमें जाता है। जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं ऑफ दी, द मस्कुलर वॉल ऑफ दी, हाँ ये द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड स्लोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। और जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टमक की, उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपको मदद करती है उनके साथ मदद मिक्सअप करने की। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन इन द केयर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जो वर्ड होता है दैट इज यूज फॉर हमारा स्टमक के लिए यूज होता है गैस्ट्रिक वर्ड। तो हमारे स्टमक में कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, द वॉल्स ऑफ स्टमक, ठीक है। these release हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, और कुछ ग्लूकोज रिलीज करता है। तो बेटा हमारे स्टमक के वॉल में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और वो क्या रिलीज करते हैं, एचसीएल रिलीज करते हैं, हमने पढ़ा होगा, सबने सुना भी होगा कि भाई हमारे पेट के अंदर एचसीएल है। और कुछ प्रोटीन एंजाइम हम बोलते हैं पेप्सिन रिलीज करता है, और हमारे क्या रिलीज करता है, म्यूकस, म्यूकस भी रिलीज करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम जो कि विच सेटलेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, सेल जो होता है बेटा, वो क्या करता है, हमारा जो फूड होता है उसको एसिडिक करता है, ताकि हमारा जो हमारा एंजाइम है पेप्सिन उस पर एक्ट कर सके। जब व्हेन व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड, और क्या क्या फंक्शन करता होगा, ठीक है, एसिड और क्या क्या फंक्शन करता होगा ये बताना है, ठीक है। The mucus protect the inner lining of the stomach from the action of acid under normal condition। mucus का काम क्या है कि भाई हमारे पेट में एसिड जब रिलीज होता है, फूड एसिडिक हो जाता है, तो वो हमारी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। वी वी एंड वी हैव ऑफन हर्ड अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। काफी हमने देखा होगा कुछ अडल्ट होते हैं जो कि एसिडिटी बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है। तो क्या होता है, तो द exit of food only is regulated by the sphincter muscle which releases in the small amount in, तो हाँ यहाँ पर एसिडिटी की बात हो रही है, तो क्या आप उसको रिलेट कर सकते हैं जो कि ऊपर डिस्कस हुआ है। एसिडिटी यही होता है कि आप जो फूड खाया है आपने, वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्सिन उस पर एक्ट करता है, और म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
तो जो अब क्या होता है, हमारे स्टमक को फूड एक्सेप्ट करता है और बाय अ स्फिंक्टर मसल। कौन सी मसल है? स्फिंक्टर मसल, जो कि विच क्रिएट स्मॉल अमाउंट इनटू, कुछ अमाउंट किसमें छोड़ देती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्रॉम द स्टमक द फूड फूड नाउ एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये देख लो क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके थ्रू यहाँ पर ये जो खिचड़ी पकड़ी है ना इसमें, ये सब क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से फूड कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन ही हमारा सबसे बड़ा पार्ट है ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल। ठीक है, जो कि दिस इज फिटेड इन कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग, जो कि बहुत कॉम्पैक्ट यानी छोटी सी जगह में ऐसे 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 होएगा, ताकि वो उसमें काफी ज्यादा कॉइलिंग होगी। इसी वजह से जो लेंथ होती है एलिमेंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो काफी एनिमल्स पे डिपेंड वेरी करती है कि कौन सा कैसा खाना वो खाते हैं। herbivores होते हैं जो घास फूस खाते हैं। herbivores eating grass need a long and small intestine to allow the cellulose to be digested। herbivores ज़्यादा का स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, उन्हें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है ताकि सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो सके। सेल्यूलोज क्या है? सेल वॉल ऑफ दी सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो सके इसीलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर लाइक टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। मीट आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है, तो इसलिए कार्निवोर का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइजेशन, कहाँ पर है? हाँ, the site of complex digestion of carbohydrates, proteins and fats। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन होता है किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। ठीक है, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू मेड एल्कलाइन। अब जो फूड हमारे स्टमक से है वो तो एसिडिक है, हम हमें इसको एल्कलाइन बनाना है फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक्ट करने के लिए हमें फूड को क्या बनाना होगा? एल्कलाइन बनाना होगा। Bile juice from liver accomplish this in addition to acting on fat। अब बाइल जूस जो कि हमारे लीवर जो कि लीवर हमारा सिक्रीट करता है, बाइल जूस लीवर सिक्रीट करता है, वो उसको एक्ट करने के लिए फैट्स पर, बाइल जूस एक्ट ऑन द फैट, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए एल्कलाइन बनाना पड़ता है फूड को। ठीक है, इसके बाद जो फैट जो कि प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में इन द फॉर्म ऑफ लार्ज विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। जो कि फैट जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है लार्ज होंगे, जो कि लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होंगे, तो बेटा वो मुश्किल हो जाएगा कि बाइल जूस उनका एक्ट करे। तो बाइल सॉल्ट ब्रेक देम इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देती है उनकी एंजाइम की एफिशिएंसी को बड़ा करने में। दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप on that we have learned about in chapter 4। chapter 4 में जो हमने लर्न किया, chapter 4 मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, मैं बता दूंगी। पेनक्रियास सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस, जो कि क्या उसमें पैनक्रियास जो कंटेन ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन प्रोटीन एंड लाइपोसिस फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट। तो पैनक्रियास के पास क्या होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, जो कि क्या इनके पास क्या होता है? विच कंटेन एंजाइम। पैनक्रियास के पास क्या होता है बेटा? आपको ना अगर मैं ऐसे एनसीईआरटी टीचर का समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आने वाला है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसका पूरा एक चार्ट बनवाऊंगी। हाँ, तो मैं इसको पूरा एक चार्ट बनवा दूंगी ताकि आपको ये आसानी से हो जाए। ठीक है, ये चीज़ आसानी से हो जाए तो इसलिए मैं आपका इसका पूरा एक प्रॉपर चार्ट बनवा दूंगी समझने के लिए। अभी इसको ऐसे समझो, जो पेनक्रियास है वो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें होते हैं कुछ एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन, जो कि डाइजेशन में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, और प्रोटीन और लाइपेसिस के, और वो ब्रेक डाउन होते हैं टू इमल्सिफाइड फैट। जो बॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट करते हैं। जो एंजाइम जो कि प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अब ये जो प्रोटीन वो अमीनो एसिड में और कुछ कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो यही होता है, तो डाइजेस्टेड फूड हमारा इंटेस्टाइन ले लेता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए पूरा सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। विलाई जो होते हैं दे आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें, जो कि एब्जॉर्ब्ड फूड को टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर एब्जॉर्ब फूड को लेकर जाते हैं हर सेल में बॉडी के, जहाँ पर वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, बिल्डिंग करता है नए टिश्यूज और रिपेयर करता है ओल्ड टिश्यूज के। जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं, वहाँ पर मोर वाटर, जहाँ पर वेर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं उसके मटेरियल के, और बाकी मटेरियल रिमूव हो जाता है हमारा किसके थ्रू? एनस के थ्रू। जो एग्जिट ऑफ दिस वे इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। ठीक है,
इसके बाद हमारी एक चीज आती है छोटी, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज और टूथ डिके जो कि हमारा ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग होती है इनेमल की और डेंटाइन की। ठीक है, ये वाली चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जो भी मैंने आपको पूरी कहानी बताई है कि ये क्या होता है वो क्या होता है, तो मैं उसको छोटी फॉर्म में आपको यहाँ चार्ट के फॉर्म में लिखकर बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने फूड खाया, फूड गया माउथ में, चार्ट बना रही हूँ मैं आपका, इसको समझ लो। माउथ में फूड गया, माउथ में फूड जाने के बाद हमने इसको क्रश किया, च्यू किया, सलाइवरी ग्लैंड से मिक्स हुआ, सलाइवरी ग्लैंड से मिक्स हुआ पूरा। ठीक है, और इसने एक एंजाइम सिक्रीट किया, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट किया। ठीक है, और फिर ये जाता है ताकि हमारा वो सॉफ्टन हो जाए, थोड़ा स्मूथ हो जाए, ताकि डाइजेशन आसानी से हो पाए। ये जाता है फिर फूड हमारा ईसोफेगस में। ईसोफेगस हमारा फूड पाइप है, जो कि हमारा ईसोफेगस एक तरह से हमारी टनल टाइप है, जो कि हमें इधर से उधर लेकर जाती है। तो ये ईसोफेगस एंटर होती है स्टमक में। कहाँ एंटर होती है? स्टमक में एंटर होती है। इसके बाद स्टमक में एंटर होने के बाद इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर आपका पूरा सब इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इट जो हमारा यूजफुल चीजें वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन पर एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, लेकिन जो अनयूजफुल चीजें हैं वो हमने लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दी, और वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा एनस में हमारा फूड एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू एनस में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे काफी सारे ग्लैंड्स की बात हुई है, तो उन ग्लैंड्स का मैं आपको पूरा चार्ट यहाँ पर दिखाने वाली हूँ अब। हाँ जी, तो फिर इसमें अब क्या क्या है? हम्म, तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, एक सेकंड में यहीं पर एक नई स्लाइड ऐड करती हूँ, वेट अ मिनट। जी। हम्म, तो बेटा जब हम स्टमक में गए, जहाँ पर जो मेन मेन काम है मैं वहां पर बता देती हूँ। स्टमक में आप पूरा ध्यान से सुनना, हमने ये सब चीज तो पढ़ ली कि ये फूड गया माउथ में, वहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स थे, सलाइवरी एमिलेज सिक्रीट हुआ, एक एंजाइम था सलाइवरी एमिलेज, ताकि वो थोड़ा टेक्सचर सही कर सकें अंदर जाने के लिए। स्टमक में जाने के बाद क्या होता है? स्टमक में जाने के बाद क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो कि स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं तीन चीजें। क्या चीजें रिलीज करते हैं? एचसीएल, हमारा एचसीएल रिलीज करेंगे वो, पेप्सिन एंड म्यूकस, म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है, एचसीएल जो है वो दो काम करता है, फूड को एसिडिक बनाता है, जो कि दूसरा काम मैंने आपको बताया नहीं था, अब बता रही हूँ। फूड को एसिडिक बनाता है, और दूसरा जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, अब जो इसको फूड को एसिडिक बनाना क्यों है? क्योंकि पैप्सिन उस पर एक्ट कर सके, पैप्सिन उस पर एक्ट कर सके। पैप्सिन भी ग्लैंड है जो कि एंजाइम है जो कि उस पर एक्ट कर सके। ठीक है, अब म्यूकस क्या करता है? म्यूकस का काम क्या है कि म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसिड। एसिड बाई एक्ट कर रहा है, फूड एसिडिक बन गया तो वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को एक्ट करता है। ठीक है, अब क्या होता है? स्फिंक्टर मसल के थ्रू ये फूड कहाँ जाता है? स्फिंक्टर मसल के थ्रू ये फूड कहाँ जाता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब ये फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, न्यू स्लाइड ऐड। यस, दिस फूड मूव फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सब बातें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इट इज अ कंप्लीट डाइजेशन होता है, कहाँ किस किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन किन किन चीजों का हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स का, हाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का, तीन चीजों का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर हो रहा होता है। इसके बाद इसमें इसमें दो चीजों की सिक्रीशन आती है, इसमें दो चीजों की सिक्रीशन आती है। एक सिक्रीशन आती है लिवर की, और एक सिक्रीशन आती है पैनक्रियाज की। तो बेटा जो पैनक्रियाज है, पहली बात आता है, चलो पहले हम लिवर करते हैं। लिवर का काम क्या है? लिवर जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस जो कि लिवर हमारा करता है सिक्रीट, वो क्या करता है? फूड को एल्कलाइन बनाता है, फूड को एल्केलाइन बनाता है। बाइल जूस मेक द फूड एल्कलाइन फ्रॉम फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। पैनक्रियाज के एंजाइम तभी एक्ट करेंगे जब बाइल जूस फूड को एल्कलाइन बनाएगा। एसिडिक फूड था, अब एल्कलाइन फूड बना दिया। ठीक है, तो बाइल जूस क्या करते हैं? और इनका एक काम तो ये फूड को एल्कलाइन बनाना, दूसरा काम है कि फैट सॉरी लार्ज ग्लोब्यूल्स को, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, ताकि आसानी से हमारा एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो पाए। ठीक है, अब इससे क्या होता है? और एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब हमारा आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करने के बाद क्या होता है?
पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करा, और जैसे कि उस पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज को, प्रोटीन्स और लाइपेसिस को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेसिस को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और उनको ब्रेक करता है इनटू इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। इसके बाद एक और स्लाइड ले लेते हैं। इसके बाद ये हो गया। अब जो स्मॉल जो होती हैं वॉल जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके पास कुछ ग्लैंड होते हैं जो कि इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करती हैं, इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट करती हैं, ठीक है। और जो एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं इन इट फाइनली कन्वर्ट, जो प्रोटीन जो एंजाइम्स इसमें इंटरनेशनल जूस में प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लूकोज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लूकोज, और फैट्स को फैटी एसिड, फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं। इंटेस्टिनल जूस का यही काम है। कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट्स को कन्वर्ट कर देंगे इनटू फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो एंड प्रोडक्ट हमारा जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो जो वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, और फिर जो बाकी जो बचा हुआ काम होता है वो एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात बताई गई थी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे कुछ प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, विलाई प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होता है, विलाई, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर इंजेक्शन, फॉर एब्जॉर्प्शन, सॉरी, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। और विलाई में कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं जितना भी फूड हमारा यूजफुल फूड है उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं हर सेल में, ठीक है, ताकि वो नए टिश्यूज को रिपेयर कर सके, पुराने टिश्यूज जो खराब हो गए उनको रिपेयर कर सकते हैं, नए टिश्यूज बना सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, तो इसलिए ये होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी हमारी न्यूट्रिशन में, कंप्लीट हो चुकी हैं ये सारी न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा 3D मॉडल फिर से, इसको मैं क्लिक करती हूँ, कहाँ गया, एक सेकेंड, इसको तो हटा ही दो, हाँ जी ये रहा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कीमा जो बना हुआ था यहाँ पे, कीमा जो बना, एक सेकेंड, ये जो कीमा बना हुआ था यहाँ से फूड जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन ये है, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ एनएस के थ्रू खाना निकल जाता है, ठीक है। तो कोई इतना खतरनाक नहीं है, सिर्फ ग्लैंड्स का है, उसका लिए मैं आपको एक प्रॉपर चार्ट इसी नोट्स में ऐड कर दूंगी, तो उससे आप बेफिक्र हो जाइएगा। एंड विद दिस वी आर डन विद आवर वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि हमारा रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। और आगे इस चैप्टर में जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, रेस्पिरेशन हो, सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो भी पार्ट समझ आ रहा है आप उसकी वीडियो देखिए जाकर, इसी चैनल पर आपको आगे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और हाँ 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 हाँ, एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं बताना कैसे भूल गई, हाउ कुड आई फॉरगॉट अबाउट दिस बात। हाँ जी, ये बात ये है कि बेटा प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको जितनी भी वीडियोस हैं आपको यहीं इसी चैनल पर मिलने वाली हैं, आपको पता चल जाएगा, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि आगे की वीडियो आ चुकी है, ठीक है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, एंड इट्स ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करो, और कुछ अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट भी करना, और एक चीज़ मैंने पूछी भी है यहाँ कमेंट में, तो वो चीज़ भी मुझे आपको बतानी है। तो आप वो मुझे कमेंट करा करिए, मुझे बताया करिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें, और आगे आगे देखो होता है क्या। और आपका सब्सक्राइब इसलिए करना भी चाहिए क्योंकि मैं इसी चैनल पर PYQs करवाने वाली हूँ, और PYQs के साथ साथ वन शॉट भी आने वाले स्टार्ट हो जाएंगे कुछ टाइम में, जब आपके चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले होंगे तो मैं वन शॉट सीरीज एंड PYQ सीरीज कंप्लीट स्टार्ट कर दूंगी, और आप देखिएगा इंशाल्लाह बोर्ड में आप इसी चैनल से बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ताकि मैं आपको इसमें सैम्पल पेपर्स भी करवा रही होंगी, PYQs भी, और वन शॉट्स में पूरे चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ, डिटेल वन शॉट भी होंगे, लेकिन बहुत डिटेल में यहाँ मैं बहुत पढ़ा रही हूँ ताकि मैं काफ़ी लंबा टाइम ले रही हूँ, उसके लिए
सॉरी भी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं चाहिए होगा डिटेल, लेकिन मैं फिर भी मैं आपके लिए, कुछ बच्चों को होते हैं चिंता, बच्चे डिटेल पढ़ना पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी चैनल में से, इन्हीं नोट्स में से आपका पूरा-पूरा पेपर आने वाला है और मैंने आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ा दी है, सब चीज़ें। और कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ टेल मी, क्योंकि मैं फिर उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, फॉर नो t.me/फिनिकल और बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपके पास आती रहे। थैंक यू सो मच।